सोचिए, अगर आपको ऐसी जमीन पर छोड़ दिया जाए जहां चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत हो, न कोई नदी हो, न कोई हरियाली हो, धूप ऐसी कि सर के बाल झुलस जाएं और रात ऐसी कि रूह कांप जाए, आप कितने दिन टिक पाएंगे? लेकिन अब सोचिए, उसी जमीन ने दुनिया के सबसे बहादुर, सबसे सख्त और सबसे असरदार लोगों को जन्म दिया। आखिर क्या है इस जगह की कहानी? ये रेगिस्तान जैसी दिखने वाली धरती इतिहास के नक्शे पर इतनी अहम क्यों है? और क्या वाकई ये सिर्फ ऊंट और तेल की जमीन है, या फिर इसके नीचे छुपा है एक ऐसा भूगोल जो पूरी इंसानी सभ्यता को दिशा देता रहा है? क्या आप जानते हैं कि ये जगह 3 महाद्वीपों को जोड़ती है, और यही वो धरती है जहां से निकला है एक ऐसा धर्म जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। चलिए आज हम चलते हैं उस सफर पर जहां रेत की हर बूंद अपने भीतर हजारों कहानियां छुपाए हुए है। अरबियन पेनिनसुला एक भूगोल नहीं, एक जिंदा दस्तावेज है जिसे समझे बिना हम न इतिहास समझ सकते हैं और न इंसानियत का वो साहस जो सख्त जमीन पर जन्म लेता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अरब पेनिनसुला की यही सख्त और टुकड़ों में बटी जमीन एक ऐसे आंदोलन की जननी बनी जिसने इंसान को खुद से और खुदा से जोड़ दिया। तो आइए शुरू करते हैं। जिस जगह को हम अरबियन पेनिनसुला कहते हैं वो सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े पेनिनसुला में से एक है। पेनिनसुला को हिंदी में प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब यानी पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जमीन जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो और एक तरफ से किसी बड़े जमीन के टुकड़े से जुड़ी हुई हो। जैसे कोई टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा जो समुंदर के अंदर तक घुसा हुआ हो, उसे ही पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहते हैं। अरबियन पेनिनसुला को अगर गौर से देखा जाए ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि ये चारों तरफ से समुंदर से डूबा हुआ है। इसके पश्चिम में है लाल सागर यानी कि रेड सी। ये रेड सी अरब देशों को अफ्रीका से अलग करता है। ये अफ्रीका और अरब देशों के बीच में बहता है, यानी ये वो दिशा है जो मिस्र और सूडान जैसे अफ्रीकी देशों की तरफ जाती है। अरबियन पेनिनसुला के दक्षिण में है अरबियन सी, जिसे अरब सागर कहते हैं। ये समंदर भारत, पाकिस्तान और ओमान जैसे जगहों को जोड़ता है। अरब सागर के रास्ते पुराने जमाने में बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, खासकर मसालों, घोड़ों और कपड़ों का। अरबियन पेनिनसुला के पूरब में है पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी। इस तरफ आपको मिलते हैं आज के सबसे अमीर खाड़ी देश जैसे कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत। इसी फारस की खाड़ी के नीचे छुपा है अरब का वो काला सोना जो तेल कहलाता है। अब सवाल उठता है कि अरबियन पेनिनसुला के उत्तर में क्या है? तो वहां पर है सीरिया और मेसोपोटामिया जैसे पुराने इलाके। ये मेसोपोटामिया कोई आम जगह नहीं है, ये वही धरती है जहां दुनिया की सबसे पहली सभ्यता ने जन्म लिया। ये इलाका आज के इराक में आता है। यहाँ इंसानों ने पहली बार खेती की, शहर बसाए और लिखना शुरू किया। अरबियन पेनिनसुला वो जगह है जो 3 बड़े महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। वो 3 कॉन्टिनेंट हैं एशिया, अफ्रीका और यूरोप। यानी ये इलाका एक तरह का चौराहा है, एक क्रॉस रोड है जहां हमेशा से व्यापारी, काफिले, मुसाफिर और बाद में सेनाएं भी गुजरती रही हैं। इसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि यहाँ रहने वाले लोगों को मजबूत, साहसी और खुद पर भरोसा करने वाला बनाती है। जब हम कहते हैं अरब तो हमारे दिमाग में सिर्फ रेत, ऊंट और तेल आता है, लेकिन इस जमीन की असल पहचान उसकी ज्योग्राफी में छुपी हुई है। ये जगह सिर्फ गर्म और सूखी नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे अहम और स्ट्रेटेजिक जगहों में से एक है, रणनीतिक जगहों में से एक है। अगर आप कभी ऊपर से अरबियन पेनिनसुला को देखें जैसे नक्शे या सैटेलाइट इमेज में, तो आपको लगेगा कि यह इलाका किसी बड़े रेतीले समुंदर के जैसा है। इस जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं,
बल्कि बहुत बड़ा, सूखा और दूर दूर तक फैला हुआ। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी इतनी तेज कि दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अरब की धरती पर दो बड़े और मशहूर रेगिस्तान हैं, जिनका नाम सुनकर ही वहाँ की सख्ती का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक रेगिस्तान है जिसका नाम है रुब अल खाली। इसका मतलब है खाली इलाका, एम्प्टी क्वार्टर। ये दुनिया के सबसे बड़े रेत के रेगिस्तानों में से एक है। ये इतना बड़ा है कि अगर कोई इंसान इसमें भटक जाए तो शायद हफ्तों तक किसी और इंसान से न मिले। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत की पहाड़ियां होती हैं, कोई पानी नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई छांव नहीं। दूसरा रेगिस्तान है जिसका नाम है अन नफूद। ये दूसरा बड़ा रेगिस्तान है जो सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम हिस्से में फैला हुआ है। ये थोड़ा छोटा है लेकिन इसका रंग और रेत अलग है। यहाँ की रेत लाल और मोटी होती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या पूरा अरब सिर्फ रेगिस्तान ही है? तो जवाब है नहीं। कुछ हिस्सों में पहाड़ और पठार भी हैं, जैसे कि हिजाज के क्षेत्र में। यह इलाका सऊदी अरब के पश्चिमी भाग में है, जहां आपको ऊंचे नीचे पथरीले पहाड़ मिलेंगे। यहीं पर मशहूर शहर मक्का और मदीना भी है। दूसरा क्षेत्र है जिसको आसिर क्षेत्र कहते हैं। ये इलाका थोड़ा हरा भरा भी है और यहाँ के पहाड़ों में कभी कभी बारिश भी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अरब की ज़मीन में कहीं भी हरियाली मिलती है? तो हाँ, मिलती है। अरब का जो दक्षिणी किनारा है, साउदर्न कोस्टल रीजन, यानी जहाँ ज़मीन समंदर से मिलती है, वो हिस्सा थोड़ा हरा भरा और उपजाऊ होता है। यहाँ कुछ पेड़ पौधे उगते हैं, खेती होती है और लोग अस्थायी रूप से रहते हैं। ये ज़मीन रेगिस्तान जैसी सख्त नहीं होती, बल्कि थोड़ी नरम और जीने लायक होती है। अरबियन पेनिनसुला की धरती कोई एक जैसे रंग की नहीं है। यहाँ कहीं रेगिस्तान है, कहीं रेत के समंदर हैं, कहीं पथरीले पहाड़ हैं, तो कहीं हरियाली भी है। यही अलग अलग मिजाज मिलकर इस ज़मीन को ख़ास बनाते हैं। यहाँ के लोगों ने इसी धरती की सख्ती में जीना सीखा और उसी ने उनकी सोच, जीवन शैली और भविष्य को आकार दिया। अरबियन पेनिनसुला की धरती जितनी सख्त है, उसका मौसम भी उतना ही हार्श है। यहाँ का मौसम इंसान को आजमाता है, कभी धूप की आग तो कभी रात की ठंडी सांसें। अगर एक लाइन में कहें तो अरब का मौसम होता है गर्म, सूखा और तनाव। दिन चढ़ते ही सूरज सिर पर चढ़ आता है। रेगिस्तान की रेत इतनी गर्म हो जाती है कि अगर आप नंगे पांव चलें तो तलवे झुलस जाएं। यहाँ की गर्मी सिर्फ गर्म नहीं बल्कि झुलसाने वाली होती है, स्कॉर्चिंग। 40-45 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ आम बात है। कभी कभी हवा भी चलती है, पर वो भी गर्म लू जैसी लगती है, जैसे कोई बड़ा फैन आग फेंक रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे इतनी गर्मी के बाद थोड़ी राहत मिलती होगी। हाँ, मिलती है रात में। जैसे ही सूरज डूबता है वैसे ही रेत की गर्मी उड़नछू हो जाती है। रेगिस्तान की हवा रात को बहुत ठंडी हो जाती है। कई बार तो गर्म दिन के बाद रात में कंबल ओढ़ना पड़ता है, यानी दिन में पसीना और रात में सेरन। यही है अरब की जलवायु की पहचान। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। कई इलाकों में तो साल भर में बस 2-3 दिन ही बारिश होती है और कुछ जगहों पर तो सालों तक एक बूंद नहीं गिरती। इसलिए यहाँ के लोग पानी की हर बूंद की कदर करते हैं। यहाँ पानी सोने से भी ज़्यादा कीमती माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ज़मीन पर कहीं भी हरियाली ना हो। ओएसिस वो ख़ास जगह होती हैं जहाँ रेगिस्तान के बीच पानी और पेड़ पौधे मिल जाते हैं। ये छोटे छोटे हरियाली टापू जैसे होते हैं, जहाँ खजूर के पेड़, कुआं और कभी कभी छोटी सी बस्ती भी होती है। पुराने ज़माने में यही ओएसिस कारवां वालों और मुसाफिरों की जान बचाने वाली जगह होते थे। ये रेगिस्तान की दुनिया में ज़िंदगी की उम्मीद थे। अरब का मौसम आसान नहीं है। यहाँ गर्मी, सूखापन और पानी की कमी तीनों मिलकर इंसान को मजबूर कर देते हैं कि वो या तो बहुत मजबूत बने या फिर चल बसे। यही वजह है कि यहाँ के लोग सादगी, सहनशक्ति और आत्मनिर्भरता में यकीन रखते हैं। और यही जलवायु धीरे धीरे उस सभ्यता और सोच को गढ़ती है जो आगे चलकर इस्लाम के उदय और अरब इतिहास की नींव बनती है। अरब की धरती बहुत बड़ी है।
लेकिन उस पूरे इलाके में ऐसी ज़मीन बहुत कम थी जहां आप खेती कर सकें। बारिश नहीं होती, नदी नालों का नामो निशान नहीं, और मिट्टी इतनी सूखी कि बीज भी डर जाएं। इसलिए यहाँ के लोग शुरू से ही जानते थे ज़मीन से ज़्यादा उम्मीद नहीं करना। अरब की रेत में एक नाम सबसे ज़्यादा चलता है, बेदुइन। बेदुइन वो लोग थे जो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। वो खाना बदोश थे, यानी जहाँ पानी वहीं ठिकाना। उनकी असली कमाई थी ऊँट, बकरी और भेड़ें। ऊँट सिर्फ सवारी या सामान ढोने का जरिया नहीं था, वो एक पूरी फैमिली की कमाई और जिंदगी का हिस्सा था। ऊँट का दूध, उसकी खाल, उसका मांस, सब कुछ काम में आता था। बकरी और भेड़ें भी दूध, ऊन और मांस देती थी। यही जानवर उनके बैंक थे, चलते फिरते बैंक। अब सवाल यह है कि जब चारों तरफ रेगिस्तान है तो क्या कहीं खेती होती थी? हाँ, होती थी। ओएसिस नाम की जगहों पर खेती होती थी। जहाँ रेत के बीचों बीच पानी की मौजूदगी होती थी, वहाँ थोड़ी बहुत खेती भी हो जाती थी। वहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता था खजूर। खजूर सिर्फ फल नहीं था, बल्कि वो ऊर्जा का स्रोत, भोजन का आधार और व्यापार की चीज़ थी। कुछ ओएसिस में थोड़े बहुत अनाज भी उगाए जाते थे, जैसे कि जौ और गेहूं, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। जब ज़मीन की पैदावार कम हो और मौसम सख्त हो तो इंसान को मजबूत बनना ही पड़ता है। अरब के लोग शुरू से ही जानते थे न ज़्यादा पानी मिलेगा न ज़्यादा आराम। इसलिए उन्होंने सीखा कम संसाधनों में जीना, खुद पर भरोसा रखना और कभी हार न मानना। अरब पेनिनसुला की ज़मीन तो बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ जनसंख्या बहुत कम थी। लोग बहुत बिखरे हुए रहते थे, कोई रेगिस्तान में तो कोई ओएसिस के पास, और कोई छोटे छोटे शहरों में, जैसे रेत के बीच टुकड़े टुकड़े में बसे हुए इंसान। अरब समाज में दो बड़ी जीवन शैलियाँ थीं जो बिल्कुल अलग अलग दिखती थीं लेकिन आपस में जुड़ी हुई थीं। एक थी बेदुइन, रेगिस्तान के मुसाफिर। ये लोग खाना बदोश थे, यानी कभी एक जगह टिकते नहीं थे, जहाँ पानी वहीं डेरा। इनके पास ऊंट, बकरी और भेड़ें होती थीं। वो खुले आसमान के नीचे रहते थे, रेगिस्तान के रास्तों को पहचानते थे और कबीले में बटे रहते थे। हर कबीला एक छोटा सा समाज होता था, जहाँ इज्जत, बहादुरी और वफादारी सबसे ऊपर होती थी। दूसरे प्रकार के लोग थे जिन्हें अस्थायी निवासी यानी सेटल्ड पीपल कहते हैं। ये शहर और ओएसिस वाले लोग थे। ये लोग ओएसिस या छोटे शहरों में बसते थे। यहाँ थोड़ी बहुत खेती होती थी, छोटा मोटा व्यापार होता था और कुछ हद तक आराम भी था। ये लोग स्थिर जीवन, सेटल्ड लाइफ जीते थे, मकान बनाकर रहते थे और बिजनेस के जरिए दूर दराज से चीज़ें मंगवाते थे। अरब समाज में कबीला ही सब कुछ होता था। कबीला आपका परिवार, समाज और सेना सब कुछ था। अगर किसी ने आपके कबीले के आदमी को चोट पहुंचाई तो पूरा कबीला उसका बदला लेता था। हर कबीले का एक मुखिया होता था जो फैसले करता, लड़ाई रोकता और दूसरों से समझौता करता या करवाता। बेशक उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे मूल्य थे जो अरब समाज की पहचान बन गए। जैसे एक थी स्वतंत्रता, फ्रीडम। बेदुइन कभी किसी बादशाह या राजा के सामने झुके नहीं। उन्हें अपनी आज़ादी सबसे प्यारी थी। उनकी दूसरी चीज़ थी बहादुरी, ब्रेवरी। जिंदगी कठिन थी, इसलिए डरपोक लोग जिंदा नहीं रहते थे। हर कबीले में बहादुरी की मिसालें मिलती थीं। और तीसरी चीज़ थी मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटैलिटी। अगर कोई मुसाफिर आपके तंबू के पास आ गया तो वो अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान माना जाता था। भले ही आप गरीब हों, लेकिन मेहमान को खाना, पानी और छांव देना ज़रूरी होता था। अरब समाज बेशक रेगिस्तान में था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। यहाँ के लोग थोड़े थे लेकिन मजबूत थे। कबीले बिखरे थे लेकिन अपने उसूलों पर अडिग थे। इन्हीं लोगों ने आगे चलकर इतिहास को एक नया मोड़ दिया, क्योंकि उनके पास वो ज़मीन थी जो सख्त थी और वो दिल था जो कभी हार नहीं मानता था। अरब प्रायद्वीप को अगर दुनिया का चौराहा कहा जाए तो गलत बात नहीं होगी। ये वो ज़मीन है जो 3 बड़े महाद्वीपों को जोड़ती है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। जिस तरह कोई नदी 3 रास्तों को जोड़ने वाली जगह को खास बना देती है, उसी तरह अरब की भौगोलिक स्थिति ने इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बना दिया।
प्राचीन समय में जब ट्रेनें, जहाज और ट्रक नहीं थे, तब व्यापार होता था ऊंटों के कारवां से। इन कारवां ने रेगिस्तान के तपते रास्तों को व्यापार की नाड़ियों में बदल दिया, बिजनेस वेन्स में बदल दिया। यमन और हिजाज से लेकर शाम और फिलिस्तीन तक इसे पार करने वाले कारवां मसाले, इत्र, खजूर, कपड़े और मोती लेकर चलते थे। फारस की खाड़ी और हिंद महासागर से सामान आता, फिर लाल सागर होते हुए अफ्रीका और भूमध्य सागर तक जाता। अरब खुद एक ब्रिज बन गया, जहां न सिर्फ सामान बल्कि विचार, धर्म और संस्कृति भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचते थे। अरब प्रायद्वीप सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं था, बल्कि इसके पास समुंदर भी था, और समुंदर के किनारे थे कई महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर, पोर्ट सिटीज, जैसे जद्दा लाल सागर पर, जैसे अदन अरब सागर पर, और ओमान के बंदरगाह हिंद महासागर से जुड़े हुए। यहाँ से हिंदुस्तान, अफ्रीका और सुदूर चीन तक नाव और जहाज से व्यापार होता था। जिसके हाथ में अरब था वो सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामरिक नियंत्रण भी हासिल करता था, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला हर व्यापारिक रास्ता एक तरह से राजस्व, संपर्क और शक्ति की धुरी बन जाता था। इसलिए फारसी, रोमन और बाद में तुर्क और यूरोपीय ताकतों ने अरब को अपने दायरे में लाने की कोशिश की। अरब पेनिनसुला बेशक रेगिस्तानी था, लेकिन उसकी स्थिति इतनी अनोखी थी कि वो बन गया एक जीवंत चौराहा, एक क्रॉस रोड, जहां धरती की दिशाएं मिलती थी, जहां संस्कृति, धर्म और व्यापार एक दूसरे को छूते थे। अरब की जमीन न तो सोने की थी, न पानी की, न हरे भरे खेतों की। यहाँ था रेगिस्तान की तपिश, तेज हवाओं की मार और पानी की तलाश में भटकते कारवां। लेकिन इसी कठोर भूगोल और तपते मौसम ने वहाँ के लोगों को बनाया सख्त, सहनशील और आत्मनिर्भर। जैसे लोहे को आग में तपाकर तेज किया जाता है, वैसे ही इस जमीन ने इंसानी हौसलों को ढाला। अरब समाज बटा था कबीलों में। हर कबीला एक छोटा सा देश होता, अपनी जाति और खानदान से गहरी निष्ठा। हम पहले कबीले के लोग हैं, फिर कुछ और हैं। बदला लेना यानी सम्मान का सवाल बन जाता था। कोई एक मारा जाए तो उसके लिए पीढ़ियों तक लड़ाई चलती थी। लेकिन इसी ढांचे में था सम्मान, परंपरा और आपसी सहयोग का एक मजबूत ताना बाना। इनका जीवन सादा था, लेकिन उसमें गहराई थी। कोई तामझाम नहीं, बस सरल बातें, गहरी सोच और सीधी जुबान। तपती जमीन ने उनको शेर नहीं बल्कि शांत मगर तेज ऊंट जैसा बना दिया, जो दूर तक चलता है, कम खाता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। अरब के इन्हीं सख्त हालातों में एक ऐसा मोरल स्टील तैयार हुआ जिसने बाद में इस्लाम के उदय और उसके तेज प्रसार की जमीन तैयार की। साहस, अनुशासन और आत्मविश्वास जो रेगिस्तान ने सिखाया, वही आगे चलकर दुनिया भर में फैलने वाले एक मिशन का आधार बना। कभी कभी सबसे कठोर जमीन सबसे मजबूत इंसान पैदा करती है। अरब का इतिहास बताता है कि समृद्धि से नहीं बल्कि संकटों से ही सभ्यताएं गढ़ी जाती हैं। अरब के इतिहास पर हम और भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कुछ बताना है तो कमेंट कीजिए, कुछ जानना है तो भी कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।